चाइना एक ऐसा देश जो अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और हर साल 5 से 6% ग्रोथ के साथ चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन आज से सिर्फ 40 साल पहले पूरा देश गरीबी में डूबा हुआ था। 90% पॉपुलेशन भुखमरी की शिकार थी। तो ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक है, और ऐसा क्या राज है चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के पीछे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. The People's Liberation Army has been building up its capabilities. I think China is playing the long game here, but they want to be the #1 economic power in the world. China's Belt and Road Initiative is the most expensive infrastructure project in history. The initiative is also building China's influence. 19वीं सेंचुरी से पहले साइज में इतना ज्यादा बड़े होने के कारण चाइना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल देश था, पर इसके बाद असर देखने मिला ब्रिटिश राज का। हालांकि ब्रिटिशर्स ने चाइना के ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं जमाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह, पर चाइना को लूटने में ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी शुरुआत होती है 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम यानी अफीम की बरसात करती है और पूरी चाइनीज सोसाइटी इस ड्रग का शिकार हो जाती है। और इसके बाद चाइना से उनकी कई सारी जमीनें और कई सारी पोर्ट्स हड़प ली जाती है, कोई ना कोई ट्रीटी साइन करवा कर। चाइना के लिए समय बहुत ज्यादा बुरा चल रहा था। यहाँ से 40 साल बाद कुछ कोरियन टेरिटरीज के पीछे चाइना और जापान के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, जिसे सीनो चाइनीज वॉर का नाम भी दिया जाता है। इस वॉर को चाइना बुरी तरह से हार जाता है और इसके बाद चाइना की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद फिर से 1937 से 1945 के बीच में कॉलोनाइजर्स का अत्याचार सहन करना पड़ता है, पर इस बार वो ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, जापानीज कॉलोनाइजर्स थे। इसकी वजह ये थी कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो रहा था, जब चाइना अलाइज के साथ लड़ रहा था और जापान अलाइड ग्रुप में शामिल था। इसकी बात मैं ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 के इस वीडियो में कर चुका हूँ। इस वॉर में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ चाइनीज लोग मारे जाते हैं। इतना कम नहीं था कि चाइना में अब एक इंटरनल वॉर छिड़ जाती है, जिसे चाइनीज सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वॉर चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में शुरू हो जाती है, और इस वॉर को जीत लेती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो आज भी चाइना पर राज करती है। हारने वाली पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग आज के ताइवान में भाग जाते हैं, और अब चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग 1 अक्टूबर 1949 को शपथ लेते हैं और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। जहां सारी दुनिया कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ जा रही थी, वहां चाइना एक डिक्टेटरशिप वाला देश बनता है। चाइना के लीडर ने कोई कसर नहीं छोड़ी चाइना को बर्बाद करने में। 1970 आते आते चाइना पूरी तरह से भूखमरी और गरीबी का शिकार हो चुका था, पर यह सब जल्द बदलने वाला था। 1970 में माओ जेडोंग का देहांत हो जाता है, और अब ये आदमी था चाइना का नया लीडर। इनका नाम था देंग ज़ाओपिंग। देंग ज़ाओपिंग का एक ही मकसद था, इस 150 साल की दुनिया के सामने शर्मिंदगी को कैसे पलटना। जहां एक तरफ चाइना कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप यानी वन पार्टी वन रूल को फॉलो कर रहा था, वही चाइना के आसपास के देश जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और मलेशिया डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर काफी आगे निकल चुके थे। ये सारे देश दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल चुके थे, यानी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। देंग सिंगापुर दौरे पर जाता है और देखता है कि चाइनीज मूल के लोग काफी हद तक इस फ्री मार्केट को अडॉप्ट कर चुके हैं। वहां से देंग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना चाइना के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। चाइना ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना साउथ चाइना के एक छोटे से गांव को, जिसका नाम था शेनज़ेन। चाइना ने शेनज़ेन में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करा, जिसमें एक काफी फ्री मार्केट होगा। बाहर की सारी कंपनीज आ सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद इकोनॉमिक हिस्ट्री की सबसे खतरनाक चीज थी। ये छोटा सा गांव शेनज़ेन, जिसे पहले एक फिशिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर हजारों में लोग रहते थे, वहां पर कुछ सालों में 10 लाख से ऊपर रोजगार लेने लोग पहुंच गए। लोगों की एवरेज इनकम $360 पर ईयर से $30,000 पर ईयर तक पहुंच गई। इसके बाद और कुछ शहरों में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए।
इसके बाद चाइना में बहुत सारी कंपनीज आने लग गई। पर ऐसा क्या स्पेशल था इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज में आइडिया से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ पहले अमेरिका में होता था। पर 1970 से 1980s के बीच में अमेरिकन लेबर काफी ज्यादा महंगा हो चुका था, तो ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम बाहर के देशों से करवाते थे। इसका रीजन ये था कि चाइना जैसे देशों में इतनी गरीबी होने के कारण यहाँ का लेबर बहुत ज्यादा चीप था। पर लेबर तो बांग्लादेश, इंडिया और दूसरी एशियन कंट्रीज का भी चीप है, तो बाकी देशों ने चाइना जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं करी? इसका जवाब ये है कि इन कंपनीज की एक्चुअल प्रॉब्लम महंगा लेबर थी ही नहीं, बट इनकी मेन प्रॉब्लम थी ज्यादा महंगे एक्सपेंसेस, जैसे जमीन खरीदना, फैक्ट्री सेटअप करना और अपनी मशीन्स और रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना। जहां दूसरी एशियन कंट्रीज 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी और कोई फॉरेन कंपनीज को नहीं आने देती थी, वही चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1% से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। 99 इयर्स के लिए जमीन को लीज पर दिया जाता था, वो भी 1/10 कॉस्ट में, और कंपनीज को बस अपनी फैक्ट्रीज बनानी थी और 10 मिलियन से ऊपर इन्वेस्ट करना था। कुछ केसेस में जहां कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं होती थी और जस्ट ब्रेक इवन करती थी, उन केसेस में गवर्नमेंट 3-3 सालों तक टैक्स भी नहीं लिया करती थी। और जहां चाइना के दूसरे शहरों में 33% तक टैक्स लिया जाता था, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 13% से भी कम टैक्स होता था। इन सारी चीजों से चाइना के इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कई सारी कंपनीज अट्रैक्ट होती है, और ना जाने कितनी कंपनीज के इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग हब भी चाइना से शुरू हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि कंपनीज को इतनी छूट देने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट प्रॉफिट कैसे कमाती है? तो देखो, इसके पीछे चाइनीज गवर्नमेंट की एक बहुत ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। अब सोचो कि बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, सोनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर चाइना में लगाती है, तो एक प्लांट कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार देगा। तो अगर हर आदमी $5 भी कमाता है दिन का, तो महीने में लगभग $3 मिलियन आ रहे हैं चाइनीज लोगों के पास। अब इससे क्या होगा? ये पैसे का चाइनीज लोग क्या करेंगे? वो खाना खरीदेंगे, ग्रोसरी खरीदेंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, और इसी तरह इकोनॉमी में पैसा घूमने लगेगा, जिससे चाइना को अलग से चाइनीज लोगों के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद समय आया 2008 का, जब एक ग्लोबल क्रैश हुआ और दुनिया एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होती है। और जब सारी दुनिया लगी हुई थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने में, चाइना कुछ अलग ही कर रहा था। ऐसे समय में जब कोई इन्वेस्टमेंट देने के लिए राजी नहीं होता, चाइना इन्वेस्ट करता है अफ्रीका के एक देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये देश पूरी तरह से गरीबी का शिकार था। इकोनॉमिक टेंशन इतनी ज्यादा थी जिसकी कोई हद नहीं है। चाइना इस देश को $5 बिलियन का लोन देता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। पर सवाल ये उठता है कि इतनी खराब सिचुएशन में $5 बिलियन जैसी बड़ी रकम कोई कैसे दे सकता है? इसकी वजह थी कॉन्गो के पास था दुनिया की सबसे बड़ी कोबाल्ट रिजर्व का खजाना। चाइना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसके मुताबिक चाइना कॉन्गो को लोन देगा और बदले में कॉन्गो चाइना को कोबाल्ट माइंस का कंट्रोल। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, जहां सारे देश आज कोबाल्ट के पीछे भाग रहे हैं और उसका प्राइस 15 साल में 400% बढ़ चुका है। गैस करो इन देशों को आज कोबाल्ट कौन बेच रहा है? जी हाँ दोस्तों, चाइना। ऐसे ही चाइना के फ्यूचरिस्टिक विजन के कारण चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं बट नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। इसके अलावा यही नहीं, चाइना जियोपॉलिटिकली भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचता है। इसी का एग्जांपल है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2013 में शुरू हुआ था और 2035 में तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो विजन कितना बड़ा और फ्यूचरिस्टिक है। इस तरह चाइना एक फ्यूचरिस्टिक विजन, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्टिव पॉलिसी से एक गरीब देश से आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बनने में सफल हुआ है। वैसे दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर अमेरिका आज इतनी बड़ी सुपर पावर क्यों है, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।